हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू स्टडी स्ट्रीट। और आज हम स्टार्ट करेंगे वोकेबलरी की एक सीरीज जिसमें ये बुक्स कवर्ड है एसपी बख्शी, एमई पब्लिकेशन और नीतू सिंह। जो हमारी पढ़ने की स्टाइल रहेगी वो ऐसे रहेगी कि हम पहले वर्ड देखेंगे, फिर उसका डेफिनेशन देखेंगे, फिर एक एग्जांपल और एक इमेज देखेंगे, क्योंकि इमेज से याद ज़्यादा टाइम तक रहता है कंपेयर टू डेफिनेशन। डेफिनेशन अगर आप कुछ कम वर्ड्स की देखें तो याद रहती है, बट जितना वोकेबलरी का सिलेबस रहता है, जैसे 1000 से ऊपर वर्ड्स रहते हैं, तो उसके लिए इमेज ज़्यादा प्रेफर्ड रहती है, क्योंकि इमेज लॉन्ग टर्म रिटेंशन के लिए सही रहती है। और ये वोकेबलरी सीरीज सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर काम आएगी, जिनके अंदर इंग्लिश आती है, जैसे एसएससी के एग्जाम्स हो गए, या रेलवे के हो गए, या बैंक पीओ के हो गए। और बुक्स है एसपी बख्शी, एमई पब्लिकेशन और नीतू सिंह। और जो हमारा तरीका रहेगा वो लेटर वाइज रहेगा। जो भी इन बुक्स के सारे लेटर वर्ड्स थे वो हमने फिल्टर आउट कर लिए और उनको अल्फाबेटिकली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लेटर ए से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड एबरेशन। एबरेशन की डेफिनेशन होती है डिविएशन फ्रॉम नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल से थोड़ा अलग। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि ऋतिक रोशन की फोटो लगी हुई है और ऋतिक रोशन के राइट हैंड पे दो अंगूठे हैं। अब नॉर्मल में राइट हैंड पे एक ही अंगूठा रहता है, लेकिन ये नॉर्मल से अलग है और इनके राइट हैंड पे दो अंगूठे हैं। तो इनको आप एबरेशन के एग्जाम्पल के तौर पे याद रखेंगे कि ये डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल है। दूसरा वर्ड एब्डिकेट। एब्डिकेट की डेफिनेशन रहती है टू गिव अप अ थ्रोन वॉलंटरीली, यानी कि अपनी इच्छा से कोई राजगद्दी छोड़ना। एग्जाम्पल में आप देखेंगे अमरेंद्र बाहुबली एब्डिकेटेड हिज थ्रोन फॉर देवसेना, यानी कि अमरेंद्र बाहुबली ने अपनी राजगद्दी अपनी इच्छा से छोड़ दी थी। उनके पास ऑप्शन था कि या तो राजगद्दी या फिर देवसेना, तो उन्होंने अपनी राजगद्दी अपनी इच्छा से छोड़ दी थी देवसेना के लिए। तो ये एब्डिकेट का आप एग्जाम्पल याद रखेंगे, इससे बेस्ट है। तीसरे वर्ड की तरफ बढ़ते हैं एब्जेक्ट। एब्जेक्ट की डेफिनेशन रहती है टेरिबल एंड विदाउट होप, यानी कि बहुत ही बुरी दुर्दशा और जिसकी कोई सुधरने की उम्मीद ना हो। एग्जाम्पल है 1 in 5 पीपल लिव इन एब्जेक्ट पोवर्टी, यानी कि हर 5 में से एक जना दुनिया में एब्जेक्ट पोवर्टी में रहता है, यानी इतनी गरीबी में रहता है कि वो उसकी ना तो कोई सुधरने की उम्मीद हो और वो बहुत ही ज्यादा दुर्दशा में रह रहा हो। एब्जेक्ट पोवर्टी। जैसे इस इमेज में देख सकते हैं आप, ये दोनों बच्चे बहुत ज्यादा गरीबी में रह रहे हैं और इनकी इस गरीबी से बाहर आने की बहुत कम उम्मीद है, इसलिए इस एब्जेक्ट एडजेक्टिव के तौर पे यूज किया गया है, एक विशेषण के तौर पे। अगला वर्ड आएगा एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब की डेफिनेशन होती है टू प्रॉमिस टू गिव अप और नॉट एक्सेप्ट अ बिलीफ और अ वे ऑफ बिहेविंग, यानी कि ये प्रॉमिस करना कि मैं ये छोड़, कोई बिलीफ या फिर कोई वे ऑफ, कुछ व्यवहार का तरीका छोड़ देने का प्रॉमिस करना, कुछ भी छोड़ देने का कि आज से मैं ये नहीं करूंगा या करूंगी, उसका प्रॉमिस करना एब्जॉर होता है। एग्जाम्पल में आप देखेंगे ऑल्दो चॉकलेट केक इज मार्थास फेवरेट डेजर्ट, शी हैज चोजन टू एब्जॉर इट व्हाइल ऑन हर डाइट। हालांकि चॉकलेट केक मार्था का फेवरेट डेजर्ट है, परंतु इस डाइट पे रहने के लिए उसने उसे एब्जॉर करना पसंद किया, यानी कि उसे छोड़ देना। डाइट पे थी तो कैलोरीज चॉकलेट केक से बहुत ज्यादा आती है, इसलिए उसने चॉकलेट केक एब्जॉर किया, यानी कि उसने प्रॉमिस किया कि वो चॉकलेट केक नहीं खाएगी जब वो डाइट पे है। तो एब्जॉर को आप इस इमेज से याद रखेंगे। पांचवा वर्ड आएगा एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड की डेफिनेशन होती है टू हाइड और रन सीक्रेटली, यानी कि या तो छुपना या फिर सीक्रेटली भागना। एग्जाम्पल में आप देखेंगे द रॉबर एब्सकॉन्डेड विद ऑल द स्टोलन मनी, यानी कि ये जो चोर है ये सारी चोरी किए हुए पैसे लेके एब्सकॉन्ड हो गया। एब्सकॉन्ड को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि इसमें जो लास्ट में कॉन्ड आ रहा है उसको आप कांड से याद रख सकते हैं, कि कांड करके आपको कोई भी गलत कांड करके फिर आपको भागने की या छुपने की जरूरत रहती है, तो एब्सकॉन्ड के जैसे भी उसको याद रखते हैं। तो रॉबर एब्सकॉन्डेड विद ऑल स्टोलन मनी, यानी सारे पैसे, चुराए हुए पैसे लेके वो छुप गया या फिर भाग गया, पर इस इमेज में वो भाग रहा है। छठे वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। छठा वर्ड है एब्सॉल्व। एब्सॉल्व की डेफिनेशन होती है टू सेट फ्री फ्रॉम गिल्ट और पनिशमेंट, यानी कि फ्री कर देना गलती से या उसकी सजा से। गिल्ट का मतलब होता है गलती और पनिशमेंट का मतलब होता है सजा। तो इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं आई एब्सॉल्व यू फ्रॉम ऑल योर सिंस सेड द प्रीस्ट। इस प्रीस्ट ने यानी पादरी ने इस आदमी को कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे सारे गुनाहों से माफ करता हूँ। एब्सॉल्व को आप ऐसे भी देख सकते हैं कि उसमें सॉल्व आ रहा है, तो इस आदमी की तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई एक तरह से, क्योंकि उसके सिंस माफ कर दिए गए। सिंस मतलब उसके गुनाह माफ कर दिए गए। सेवेंथ वर्ड देखते हैं। सेवेंथ वर्ड है एब्स्ट्रूस। इसकी डेफिनेशन होती है हार्ड टू अंडरस्टैंड, यानी समझने में मुश्किल, उसके लिए एब्स्ट्रूस यूज में आता है। एग्जाम्पल है बिकॉज आई एम नॉट अ कंप्यूटर प्रोग्रामर आई फाइंड मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एब्स्ट्रूस,
यानी कि क्योंकि मैं एक कंप्यूटर प्रोग्रामर नहीं हूँ, मुझे लगभग सारी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एब्स्ट्रूस लगती है, यानी समझने में मुश्किल लगती है। अगर आप भी मेरी तरह कंप्यूटर प्रोग्रामर नहीं है तो आप इस इमेज में ज़्यादातर चीज़ें नहीं समझ पा रहे होंगे, या हो सकता है कुछ भी नहीं समझ पा रहे होंगे। तो इस इमेज से आप याद रखेंगे कि ओ एब्स्ट्रू, ये इमेज मेरे लिए एब्स्ट्रूस है, यानी मुझे समझने में मुश्किल है। एट्थ वर्ड एट्थ वर्ड है एक्मे। एक्मे की डेफिनेशन होती है हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अचीवमेंट और डेवलपमेंट। यानी कि कोई चीज डेवलप करते करते अपने पीक पे पहुंच जाए तो वो एक्मे होता है, जो पीक होता है उसके। जैसे ए आर रहमान वर्क इज कंसिडर्ड एक्मे ऑफ म्यूजिक कंपोजिशन। यानी म्यूजिक कंपोजिशन में ए आर रहमान का काम एकदम पीक लेवल पे माना जाता है। पीक यानी एकदम टॉप लेवल पे माना जाता है, टॉप नॉच। तो एक्मे के आप इस इमेज से याद रखेंगे कि ये हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अचीवमेंट और डेवलपमेंट है। नाइन्थ वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नाइन्थ वर्ड है एक्विसे। एक्विसे की डेफिनेशन होती है टू एक्सेप्ट समथिंग विदाउट आर्ग्यूमेंट। यानी कि आप कुछ एक्सेप्ट करना, कोई आर्ग्यूमेंट चल रहा हो और आप एक्सेप्ट कर लेते हैं उससे बिना आर्ग्यूमेंट किए ही। कोई कुछ कह रहा हो लेकिन आपने मान लिया, उसका पहली बार में ही बात मान ली, तो ये एक्विसे शब्द है। एग्जाम्पल है द एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइडेड टू एक्विज एंड लेट द स्टूडेंट्स हैव अ डांस। तो इस एग्जाम्पल में स्टूडेंट्स पहले बोले होंगे कि हमें डांस करना है कोई फंक्शन पे, पर पहले एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्हें मना कर दिया होगा, परंतु बाद में फिर उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि ठीक है तुम कर लो डांस। इस इमेज में भी आप देख सकते हैं कि ये बिल्ली बोल रही है ओके ओके ये विन, यानी कि ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं कर रही है, ये कह रही है कि तुम जीते। इसने एक्सेप्ट कर लिया है कोई आर्ग्यूमेंट किए बिना। तो एक्विसिक आप इस इमेज से याद रखेंगे। टेंथ वर्ड है एक्विट। एक्विट की डेफिनेशन रहती है टू प्रोनाउंस गिल्टी ऑफ चार्ज, टू प्रोनाउंस नॉट गिल्टी ऑफ चार्ज, सॉरी। चार्ज से यहाँ पे मतलब है कि क्रिमिनल चार्ज जो है, किसी कोई क्रिमिनल चार्ज से आपको नॉट गिल्टी प्रोनाउंस कर दिया जाए, यानी कि आपको ऐसा प्रोनाउंस कर दिया जाए कि आपने वो क्राइम नहीं किया है, तो एक्विट शब्द यूज में आता है। एग्जाम्पल है द जज डायरेक्टेड द जूरी टू एक्विट फिलिप्स ऑफ द मर्डर। यानी कि जज ने जूरी को कहा कि फिलिप्स को मर्डर से एक्विट कर दीजिए, यानी कि उसने जो मर्डर किया है उसके चार्जेस उस पर से हटा दिए जाए, एक्विट कर दिया जाए उससे। मर्डर के चार्जेस हटाने के बाद इमेज में देख सकते हैं कि आप फिलिप कितना खुश नजर आ रहा है। तो इस इमेज से आप याद रखेंगे कि इसे एक्विट कर दिया गया था, यानी इसके चार्जेस जो भी क्रिमिनल चार्जेस थे मर्डर के वो हटा दिए गए। 11th वर्ड है एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस की डेफिनेशन होती है मीन स्पिरिटेड और बिटर आर्ग्यूमेंट। मीन स्पिरिटेड का अर्थ है कि मतलबी, आप केवल अपने ही मतलब का देख रहे हैं। और बिटर आर्ग्यूमेंट यानी कि आर्ग्यूमेंट एक सभ्यता के लेवल से ऊपर चला गया है और अब बिटर हो गया है, कड़वा हो गया आर्ग्यूमेंट। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं एक्रीमोनियस सिचुएशन अरोज व्हेन अर्नब गोस्वामी स्टार्टेड स्क्रीमिंग ऑन द गेस्ट्स ऑन पैनल। यानी एक एक्रीमोनियस सिचुएशन बन गई जब अर्नब गोस्वामी अपने गेस्ट पे चिल्लाने लगा। और एक्रीमोनियस सिचुएशन से मतलब एक बिटर आर्ग्यूमेंट हो रहा है, वो चिल्ला रहा है, ये चिल्ला रहे हैं, सब चिल्ला रहे हैं और मीन स्पिरिटेड हो चुका है। तो एक्रीमोनियस आप इस इमेज से याद रखेंगे। इस इमेज को देखते ही आपको हमेशा याद आ जाएगा कि वो अर्नब गोस्वामी चिल्ला रहा है। एक्रीमोनियस यानी मीन स्पिरिटेड और बिटर आर्ग्यूमेंट। 12th वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। एक्चुअरी। एक्चुअरी की डेफिनेशन होती है पर्सन हु जॉब इन्वॉल्व कैलकुलेटिंग इंश्योरेंस रिस्क एंड पेमेंट्स फॉर इंश्योरेंस कंपनीज बाय स्टडिंग हाउ फ्रीक्वेंटली। इसका बेसिक मतलब है कि आप इंश्योरेंस जब कराने जाते हैं तो जो व्यक्ति ये कैलकुलेट करता है कि आपको कितना पैसा पर मंथ भरना है और कितना पैसा आपको इंश्योरेंस के एंड पे मिलेगा, जब जो भी इंश्योरेंस का एंड होगा तब आपको कितना पैसा मिलेगा, वो पैसा जो कैलकुलेट करता है उस व्यक्ति को एक्चुअरी कहते हैं। दोबारा बताता हूँ, एक्चुअरी एक व्यक्ति के लिए यूज हो रहा है यहाँ पे, जो कि इंश्योरेंस कंपनीज में आपको ये बताता है कि आपको पर मंथ कितना रुपए भरना है प्लस आपको एंड में कितना रुपए मिलेगा, उसे एक्चुअरी कहते हैं उस व्यक्ति को। इसमें एक इमेज आप देख सकते हैं कि व्हाट इज एक्चुअरियल साइंस, यानी कि एक्चुअरी में जो साइंस यूज आती है वो क्या होती है। इट्स अबाउट कैलकुलेटिंग मनी रिलेटेड रिस्क। एक्चुअरियल साइंस इन्वॉल्व्स स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, नॉलेज ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स टू मेक साउंड बिजनेस डिसीजन। यानी एक एक्चुअरी होने के लिए आपको ये सब नॉलेज होनी चाहिए, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी और बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स की। एग्जाम्पल है एक, द अमाउंट दैट यू मस्ट पे फॉर योर इंश्योरेंस प्लान इज कैलकुलेटेड बाय एन एक्चुअरी। यानी कि जो अमाउंट आपको अपने इंश्योरेंस प्लान के लिए पर मंथ पे करना है वो कौन कैलकुलेट करता है, उस व्यक्ति को एक्चुअरी कहते हैं। 13th वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। 13th वर्ड है अडेज। अडेज की डेफिनेशन होती है वाइज सेइंग दैट एक्सप्रेसेस सम काइंड ऑफ ट्रूथ अबाउट ह्यूमन नेचर।
यानी कि एक वाइज सेइंग जो कि ह्यूमन नेचर के बारे में कोई सच बताती है, सारे ह्यूमंस के बारे में कोई जनरल सच बताती है कि सब ह्यूमंस पे ये लागू होता है, उसे कहते हैं ह्यूमन, सम काइंड ऑफ ट्रूथ अबाउट ह्यूमन नेचर। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट बाइंग अ यूज्ड कार, रिमेंबर द ओल्ड एडेज, लेट द बायर बिवेयर। यानी कि जब भी आप एक यूज्ड कार खरीदने की सोच रहे हैं तो हमेशा याद रखिएगा ये पुरानी कहावत, लेट द बायर बिवेयर। ये कहावत है, इसको अडेज कहते हैं, इस कहावत को अडेज कहते हैं। ऐसी जो भी कहावतें होती है, जो मैंने इमेज में और दे रखी है, टू wrongs don't make a right, the pen is mightier than the sword, no man is an island, the squeaky wheel at the grease, ये सब अडेजेस है। हमारे एडेज एग्जाम्पल में है लेट द बायर बिवेयर, यानी जो खरीदार है वो सतर्क रहे। तो जब भी आप कोई पुरानी गाड़ी खरीदने जाए तो इस पुरानी कहावत का याद रखिएगा, लेट द बायर बिवेयर, यानी जो खरीदार है वो सतर्क रहे। तो अडेज का आपको मतलब समझ आया कि ह्यूमन नेचर के बारे में ये कोई सच अदा करती है, ऐसी कहावत जो कि ह्यूमन नेचर के बारे में सच अदा करे। इस इमेज को आप देखेंगे, इसको एक बार आप रिवाइज करेंगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। अभी भी आई होप क्लियर हो ही रहा हो। प्लस अगर आप इसको रिवाइज करेंगे जस्ट बाद में तो आपको सारे ये वर्ड्स बहुत अच्छे से हो जाएंगे, दोबारा देखने की जरूरत ही नहीं। 14th वर्ड, एडमेंट। एडमेंट की डेफिनेशन होती है इनफ्लेक्सिबल और मेंटेनिंग एन ओपिनियन। यानी कि आप अगर कोई ओपिनियन आपने बना रखा है कि किसी चीज के बारे में आपने कोई ओपिनियन बना रखा है और आप एकदम अटल है उस पर, फिर चाहे कोई कुछ भी कहे आप वो ही ओपिनियन रखेंगे उस चीज के बारे में कि नहीं भाई मैं तो यही मानता हूँ या मुझे तो यही करना है, एक तरह की जिद हो जाती है वो। तो एडमेंट शब्द का यही मतलब होता है। एग्जाम्पल में देखिए आप, मॉम व्हाई आर यू एडमेंट अबाउट मी गोइंग टू स्कूल एवरी डे। यानी कि मम्मी उसको स्कूल भेजना चाह रही है लेकिन वो बोल रहा है कि आप इतनी जिद्दी क्यों हो मुझे हर रोज स्कूल भेजने के लिए। और इस इमेज में आप देख भी सकते हैं कि उसकी मम्मी उसको स्कूल भेजने के लिए खींच रही है और वो जाना नहीं चाहता। तो इस एग्जाम्पल में माँ और बेटा दोनों एडमेंट है। माँ उसे स्कूल भेजने के लिए एडमेंट है और वो स्कूल ना जाने के लिए एडमेंट है। 15th वर्ड देखते हैं। 15th वर्ड है एडजोर। एडजोर की डेफिनेशन होती है अर्ज और रिक्वेस्ट समवन टू डू समथिंग। यानी कि किसी को अर्ज करना, यानी कि अर्ज करने का मतलब है फोर्स करना एक तरीके से, और रिक्वेस्ट करने का मतलब है कि रिक्वेस्ट करने का मतलब रिक्वेस्ट करना कि प्लीज ये काम कर दीजिए। किसी को कहना कि प्लीज मेरे लिए काम कर दीजिए, या फिर उन्हें रिक्वेस्ट ना करके डायरेक्ट कहना कि ये मेरे लिए काम कर ही दो। एग्जाम्पल, आई adjure each and every one of you to never disclose to anyone what has been spoken here today। यानी कि मैं आप सबसे, अब की बार ये रिक्वेस्ट हो रहा है, अर्ज नहीं हो रहा, मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आज यहाँ जो भी बात हुई वो किसी और को मत बताइएगा। तो ये एडजोर करना हुआ, लेकिन आप इस वीडियो के बारे में जरूर अपने दोस्तों को बताइएगा और लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडजोर का मतलब आई हो आपको समझ में आया होगा कि किसी को रिक्वेस्ट करना, जैसे मैं आपको एडजोर कर रहा हूँ कि प्लीज इस वीडियो पे लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। ये एडजोर करना हुआ। 16th वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, एडमोनिश। एडमोनिश की डेफिनेशन होती है टू एक्सप्रेस वार्निंग इन अ जेंटल वे। यानी कि एक सरल तरीके से जेंटल वे में आप किसी को वार्निंग देते हैं। ज्यादातर आपने देखा हो तो वार्निंग्स जो दी जाती है यानी चेतावनी जो दी जाती है तो वो सरल तरीके यानी जेंटल वे में नहीं दी जाती, वो काफी हार्ड वे में दी जाती है। लेकिन जो वार्निंग जेंटल वे में दी जाए उसे एडमोनिश करना कहते हैं। उसके लिए एक पर्टिकुलर टर्म यूज होता है, वो होता है एडमोनिश। जैसे ये साइन है, इसमें एग्जांपल में लिखा है द साइन एडमोनिश्ड द गेस्ट अबाउट द डॉग। यानी इस साइन को किसी ने अपने घर के बाहर लगा रखा होगा जिसपे लिखा है बिवेयर ऑफ द डॉग, एंटर एट योर ओन रिस्क। कुत्ते से सावधान और अपने रिस्क पे ही घर के अंदर घुसे। तो ये एक तरह से जेंटल वे में वार्निंग दी जा रही है कि अंदर कुत्ता है जो काट सकता है। इससे हार्ड वे भी हो सकता था, पर ये एक बहुत ही जेंटल वे है क्योंकि इसमें आपको कोई वर्बली बोल नहीं रहा, पर बस एक साइन लगा हुआ है। तो ऐसे जेंटल वे में आपको सतर्क करना, वार्निंग देना, चेतावनी देना, उसे एडमॉनिश कहते हैं। जैसे जो साइंस रोड पे लगे रहते हैं कि ये दुर्घटनाग्रस्त एरिया है, ये एक वार्निंग रहती है, लेकिन ये जेंटल वे में दी जाती है क्योंकि ऑब्वियसली साइन लगा है तो जेंटल वे ही होगा, कोई हार्ड वे नहीं है। तो जो भी जेंटल वे में वार्निंग दी जाए वो एडमॉनिश करना होता है। 17th वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, एड्यूलेशन। एड्यूलेशन की डेफिनेशन होती है एक्सेसिव फ्लैटरी और माफ कीजिएगा और इसमें काट दीजिएगा, एक्सेसिव फ्लैटरी।
एक्सेसिव फ्लैटरी का मतलब होता है तारीफ करना किसी की, और एक्सेसिव यानी अत्यधिक तारीफ करना, जरूरत से ज्यादा तारीफ करने को एड्यूलेशन यूज में आता है। एग्जाम्पल देखिए, द लेडी एड्यूलेटेड द मैन्स बाइसेप्स, यानी कि ये लेडी मैन्स इस आदमी के बाइसेप्स की अत्यधिक तारीफ कर रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि उसके बाइसेप्स एक्चुअल में इतने ज्यादा बड़े नहीं है जितने की वो तारीफ कर रही है। लेफ्ट हैंड से आप देख सकते हैं, तो वो कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही है, उसको कुछ काम निकलवाना होगा, इसलिए वो एड्यूलेशन कर रही है। एक्सेसिव फ्लैटरी, अत्यधिक तारीफ। इस इमेज से आपको अब हमेशा याद रहेगा कि एड्यूलेशन हो, ये अत्यधिक तारीफ कर रही है उसकी, एक्सेसिव फ्लैटरी। 18th वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, एस्थेटिक। एस्थेटिक की डेफिनेशन होती है कंसर्न विद ब्यूटी और आर्ट, यानी जो ब्यूटी और आर्ट से कंसर्न हो, यानी कि या तो उसकी खूबसूरती या फिर कला से संबंधित रहे, खूबसूरती या कला से। ज्यादातर ये वर्ड इमेजेस के लिए यूज होता है जो कि बहुत खूबसूरत हो, जैसे कि ये रोज की इमेज है। टू मैनी प्लांट लवर द एस्थेटिक व्यू ऑफ ए रोज इज प्राइसलेस, यानी कि कई प्लांट लवर्स के लिए जो पसंद करते हैं ऐसे पौधे, गुलाब के पौधों के जैसे, उनके लिए ये जो इमेज है गुलाब की, ये उनके लिए प्राइसलेस है, यानी कि उनके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका व्यू जो है, ये जो आप व्यू देख सकते हैं, काफी इंस्टाग्रामेबल पिक्चर है ये, कितनी कितना बढ़िया लग रहा है इसके अंदर रोज। तो ये जो इमेज है ये एस्थेटिक होता है, कंसर्न विद ब्यूटी और आर्ट। इसमें इसको थोड़ा ज्यादा ब्यूटीफाई किया गया है, इसमें लाइटिंग देख सकते हैं आप, जिससे ज्यादा अच्छा लग रहा है ये। तो जो भी ऐसे इसकी ब्यूटी से या कला से संबंधित रहे उसे एस्थेटिक यूज में आता है, ऐसे सेंटेंसेस में। 19th की तरफ बढ़ते हैं, अफेबल। अफेबल का डेफिनेशन होती है फ्रेंडली और इजी टू टॉक टू, यानी कि या तो जो फ्रेंडली हो, आसानी से आपसे मिल सके, मिलजुल हो सके और लोगों से मिलजुल जाए, और बात करने में भी बहुत, हाँ, मतलब इजी हो, यानी आराम से आप उससे बात कर सके। कई लोग झिझकते हैं नए लोगों से बात करने में, पर कई लोग एकदम खुल के बात कर पाते हैं। तो वही लोग जो खुल के बात कर पाते हैं और फ्रेंडली होते हैं, उन लोगों के लिए एफेबल यूज होता है। इस एग्जाम्पल में कुत्ते को एफेबल बताया गया है। माई नेबर्स डॉग इज रियली एफेबल, यानी कि मेरे पड़ोसी का कुत्ता काफी एफेबल है। अगर आप उसके पास जाएंगे तो वो भौंकेगा नहीं, बल्कि आप उसको पेट भी कर सकते हैं, खिला भी सकते हैं। वो काफी एफेबल है, आराम से आपसे घुल मिल जाएगा। तो ऐसे घुल मिलने वाले और इंसानों में जो अफेबल यूज होता है वो आसानी से बात भी कर पाने वाले, उनके लिए अफेबल यूज होता है। 20th वर्ड, एफ्लुएंस। एफ्लुएंस की डेफिनेशन होती है अबंडेंस ऑफ वेल्थ, यानी कि अबंडेंस का मतलब होता है बहुत ज्यादा, और वेल्थ का मतलब होता है पैसा या प्रॉपर्टी या जो भी धन वगैरह हो, वो वेल्थ में आता है। तो जिसके पास बहुत ज्यादा वेल्थ हो उसके लिए एफ्लुएंस यूज में आता है। एग्जाम्पल है, a sign of the man's affluence was his valuable art collection, मतलब एक साइन उस आदमी की दौलत का ये था कि जो उसकी आर्ट कलेक्शन थी, वैल्यूएबल आर्ट कलेक्शन थी। अब आर्ट कलेक्शन जो महंगी महंगी आती है उनको देख के पता लगता है कि ये काफी महंगी होगी, तो उसके घर की आर्ट कलेक्शन देख के आप बता सकते थे कि ओ भाई ये तो बहुत पैसे वाला होगा, इसके पास बहुत अबंडेंस ऑफ वेल्थ होगी। जैसे इस इमेज में आप देख सकते हैं कि इसके पास कितने सारे नोट है, इसके पास अबंडेंस ऑफ वेल्थ है। तो एफ्लुएंस से आप इस इमेज से याद रखेंगे कि अबंडेंस ऑफ वेल्थ, जिसके पास खूब दौलत शौहरत रहती है। 21st वर्ड, एफ्रे। एफ्रे का डेफिनेशन होती है टू फाइट इन अ पब्लिक प्लेस। पब्लिक प्लेस में जो लड़ाई करते हैं, जो लड़ाई होती है उससे एफ्रे कहते हैं, उस लड़ाई के प्रोसेस को एफ्रे कहते हैं। एग्जाम्पल है, द पीपल सॉ टू मैन इन एन एफ्रे थ्रोइंग पंचेस एट ईच अदर। लोगों ने दो आदमियों को पब्लिक में लड़ते हुए देखा, एक दूसरे को मुक्के मारते हुए देखा। पब्लिक में लड़ते हुए के लिए हमने एक सिंगल टर्म यूज किया है, एफ्रे। इस इमेज में भी आप देख सकते हैं कि ये दो ऑटो वाले एक दूसरे से लड़ रहे हैं पब्लिक में, और आसपास पब्लिक भी दिख रही है, तो तभी ये एफ्रे हुआ है, टू फाइट इन अ पब्लिक प्लेस। 22nd वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, एग्रीवेट। एग्रीवेट की डेफिनेशन होती है टू मेक अ सिचुएशन वर्स, यानी कि किसी सिचुएशन जो खराब है उसे और खराब बना देना, उसके लिए एग्रीवेट यूज होता है। कुछ खराब सिचुएशन को और खराब बना देना, सिचुएशन वर्स, टू मेक अ सिचुएशन वर्स। एग्जाम्पल है, आई लेफ्ट द पार्टी अर्ली सो द नॉइस वुड नॉट एग्रीवेट माई हेडेक, यानी इस आदमी ने, ये आदमी कह रहा है जो इमेज में है, इसका सर दुख रहा है, आपको दिख रहा होगा,
ये कह रहा है कि मैंने पार्टी जल्दी छोड़ दी ताकि जो नॉइस हो रही थी, जो शोर हो रहा था, वो मेरे सर दर्द को और ना बढ़ा दे, एग्रेवेट माई हेडेक। हेडेक आपको पता है खराब सिचुएशन है, और उसको और कौन बढ़ा रहा है इसमें, नॉइस। तो इसने पार्टी जल्दी इसलिए छोड़ दी ताकि इस नॉइस की वजह से इसका हेडेक एग्रेवेट ना हो, इसका सर दर्द एग्रेवेट ना हो, और खराब ना हो जाए इसका सर दर्द, इसलिए इसने जल्दी छोड़ दी। इस इमेज से आप देख सकते हैं एग्रेवेट का मतलब। 23rd वर्ड है एजिटेशन। एजिटेशन की डेफिनेशन होती है रेस्टलेसनेस और इमोशनल डिस्टर्बेंस। यानी कि रेस्टलेसनेस का मतलब होता है कि आप आराम नहीं कर पाते, कोई भी नई चीज होने वाली होती है, कुछ इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ में होने वाला होता है, तो उससे पहले आपको रेस्टलेसनेस रहती है, आप आराम नहीं कर पाते, आप थोड़े इधर उधर घूमने लग जाते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं किसी चीज का, शांति से नहीं बैठ पाते, इमोशनली हो सकता है आप थोड़े डिसबैलेंस हो जाते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं एक लड़का बैठा हुआ है और उसका नाम जॉन है। जॉन लुक्ड एजिटेटेड बिफोर द एग्जाम रिजल्ट्स केम आउट। यानी जॉन काफी एजिटेटेड लग रहा था, रेस्टलेस लग रहा था उसके एग्जाम रिजल्ट आने से पहले। इसका एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है और उससे पहले ये इतना एजिटेटेड है, इमोशनली थोड़ा सा डिस्टर्ब है कि क्या होगा क्या रिजल्ट आएगा। और रेस्टलेसनेस तो इसको है ही कि शांति से एक जगह नहीं बैठ पा रहा है, काफी दुखी है, दुखी तो नहीं कह सकते, पर काफी रेस्टलेस है ये कि क्या रिजल्ट आएगा क्या नहीं आएगा। तो रेस्ट एजिटेशन का आप मतलब समझ सकते हैं, इसके आप खुद के एग्जांपल ले सकते हैं कि आप अपने रिजल्ट आने से पहले एजिटेटेड हो जाते हैं कि वो क्या रिजल्ट आएगा, पास होऊंगा कि नहीं, जॉब लगेगी कि नहीं। तो एजिटेशन आप ऐसे समझ सकते हैं। 24th वर्ड एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक की डेफिनेशन है पर्सन हु इज नॉट श्योर इफ गॉड एग्जिस्ट और नॉट। यानी एक व्यक्ति जो कि श्योर ना हो कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं, भगवान होते हैं या नहीं। अब जो भगवान को जो मानते हैं कि भगवान होते हैं वो आस्तिक होते हैं, वो बिलीवर होते हैं एक तरह से। जो नहीं मानते कि नहीं होते वो नास्तिक होते हैं। और ये लोग वो है जो डाउट करते हैं, इनको ऐसा रहता है कि हो सकता है कि होते भी हो नहीं होते हो, ये दोनों ही साइड नहीं है, बीच के है एक तरीके से। तो आप इसको नॉस्टिक को नास्तिक से भी याद रख सकते हैं, पर ये नास्तिक नहीं होते, ये डाउटर होते हैं। तो डाउटर से मतलब कि इनको कंफर्म नहीं है कि भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं। तो अगर एकदम बिना कंटेक्स्ट के आपके सामने एग्नोस्टिक वर्ड है तो आप एक बार के लिए नॉस्टिक से नास्तिक रिलेट कीजिएगा कि कुछ ना कुछ भगवान रिलेटेड था, क्योंकि इसमें नॉस्टिक आ रहा है। फिर आपको याद आएगा कि ये डाउट करने वाले लोग होते हैं, ना कि नास्तिक होते हैं। तो एग्नोस्टिक आप इससे याद रखेंगे, नास्तिक से। ऐसे रिलेट करने से वर्ड्स इजीली याद रह जाते हैं। 25th वर्ड पढ़ते हैं एलिमनी। एलिमनी की डेफिनेशन होती है मनी दैट यू हैव टू पे बाय लॉ टू योर फॉर्मर वाइफ और हस्बैंड आफ्टर गेटिंग डिवोर्स। यानी कि लॉ के तहत आपको जो अपनी वाइफ या हस्बैंड को डिवोर्स के बाद पैसे देने पड़ते हैं, उसे एलिमनी कहते हैं। तो डिवोर्स के बाद अगर आप कमाने वाले हैं या आपकी वाइफ कमाने वाली नहीं है, या आप कमाने वाले और आपके हस्बैंड कमाने वाले नहीं हैं, या हो सकता है कमाने वाले भी हो, वो लॉ डिसाइड करता है कि किसको कितने पैसे देने हैं। तो डिवोर्स के बाद ऐसा होता है कि पैसे दिए जाते हैं आपके एक्स स्पाउस को, स्पाउस यानी बेटर हाफ को। तो एग्जांपल देखिए आप, मिसेस बेजोस was awarded $38 billion alimony by the court when she was divorced from her husband Jeff Bezos। यानी कि जेफ बेजोस की वाइफ है ये, इनको कोर्ट ने जेफ बेजोस के डिवोर्स के बाद कहा कि आप अपनी वाइफ को $38 बिलियन दीजिए एलिमनी के तौर पे। और उसके बाद ये दुनिया की सबसे अमीर महिला बन गई। तो इस इमेज को देखते ही आपको याद आ जाएगा कि वो एलिमनी, यानी इनको $38 बिलियन मिले थे। एलिमनी वो होती है जो डिवोर्स के बाद पैसे दिए जाते हैं बाय लॉ, खुद की मर्जी से नहीं देते, लॉ कहता है। 26th वर्ड अले। अले की डेफिनेशन होती है टू रिड्यूस समथिंग स्पेशली फियर एंगर पेन और डिस्कम्फर्ट। यानी कि कोई ऐसा नेगेटिव इमोशन रिड्यूस करना, जैसे कि डर, गुस्सा, दर्द या डिस्कम्फर्ट। एग्जाम्पल में आप देखिए, द पुलिस ट्राइड टू अले हर फियर्स बट फेल्ड। यानी कि पुलिस वाले ने उसके जो डर था उसका डर कम करने की कोशिश की, रिड्यूस करने की कोशिश की, उसका डर अले करने की कोशिश की, लेकिन उनकी सारी कोशिशें नाकाम रही और वो डरती रही। इस इमेज में भी आप देख सकते हैं कि एक पुलिस वाला इस महिला के डर को कम करने की कोशिश कर रहा है कि डरने की जरूरत नहीं है, पर वो नाकाम रहा।
तो अले का मतलब होता है ऐसी कोई नेगेटिव फीलिंग जैसे फियर, एंगर, पेन, डिस्कम्फर्ट, इनको रिड्यूस करना। जैसे आप दवाई ले लेते हैं अगर सर दर्द में, तो वो आपका सर दर्द अले करती है, आपका सर दर्द रिड्यूस करती है। तो अले का मतलब रिड्यूस समथिंग, स्पेशली फियर, एंगर, पेन एंड डिस्कम्फर्ट। 27th वर्ड की तरफ आते हैं। 27th वर्ड है एलिगोरी। एलिगोरी का डेफिनेशन होता है शॉर्ट मोरल स्टोरी, यानी कि एक छोटी कहानी जिसके अंत में कोई मोरल निकले। मोरल का मतलब होता है जैसे बचपन में जो कहानियां आपकी दादी नानी सुनाया करती होगी, उनके लास्ट में एक मतलब निकलता होगा, एक मोरल निकलता होगा कि इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है। तो ऐसी छोटी कहानियां जिनसे कोई सीख मिले उसे एलिगोरी कहते हैं। कोई भी छोटी कहानी, जैसे कौवे वाली हो जाती है, और रैबिट और टॉर्टोइज वाली हो जाती है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाली। ऐसे ही ये एग्जाम्पल देखिए। परहैप्स हेवन इज जस्ट एन एलिगरी फॉर समथिंग नाइस एंड डजंट एक्चुअली एग्जिस्ट। परहैप्स का मतलब होता है मे बी, यानी कि हो सकता है। हो सकता है कि हेवन सिर्फ एक एलिगरी हो किसी नाइस चीज की, एक मोरल हो कि आप अच्छे अच्छे काम करेंगे तो आप स्वर्ग में जाएंगे, और एक्चुअल में वो एग्जिस्ट ना करता हो, वो सिर्फ एक एलिगरी हो, यानी कि किसी कहानी का अंत का जो मोरल रहता है सिर्फ वो हो कि आप अच्छे से अगर अच्छे काम करेंगे तो आप स्वर्ग में जाएंगे, और बुरे काम करेंगे तो आप नर्क में जाएंगे, ऐसा कुछ हो। वो एक्चुअल में एग्जिस्ट ना करता हो और सिर्फ कहानी हो एक तरह की, एक शॉर्ट मोरल स्टोरी हो। 28th वर्ड। 28th वर्ड है एल्ट्रुइस्ट। एल्ट्रुइस्ट की डेफिनेशन होती है सेल्फलेस कंसर्न फॉर वेलफेयर ऑफ अदर। सेल्फलेस कंसर्न ऑफ वेलफेयर ऑफ अदर्स का मतलब कि खुद की चिंता, खुद का कोई कंसर्न ना करके दूसरों की भलाई के बारे में जो लोग सोचते हैं, ये एल्ट्रुइस्ट किसी व्यक्ति के लिए यूज में आता है। ऐसे व्यक्ति जो खुद के बारे में ना सोच के दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं। एग्जाम्पल में आप फोटो देख सकते हैं, और एग्जाम्पल में नाम भी है उनका। रतन जी टाटा, एन एल्ट्रुइस्ट बाय नेचर, हैव डोनेटेड मिलियंस ओवर द ईयर्स टू द पुअर पीपल। यानी रतन जी टाटा ने इतने सालों में करोड़ों रुपए गरीबों को दिए हैं, दान दिए हैं। अगर आपने पढ़ा हो कि रतन जी टाटा ने एक्चुअल में कितने सारे रुपए दान दिए हैं, अगर वो इतना दान नहीं करते तो वो अंबानी से भी ऊपर होते आज रैंकिंग में अमीर लोगों की। पर उन्होंने एकदम बहुत दिल खोल के दान किया है, तो वो एल्ट्रुइस्ट है। तो अब से आप कभी एल्ट्रुइस्ट आए तो आपके दिमाग में रतन टाटा की इमेज आ जानी चाहिए, और ये फैक्ट याद आ जाना चाहिए कि रतन टाटा दुनिया के मतलब सॉरी इंडिया के सबसे अमीर आदमी होते अगर वो इतना दान दान वगैरह नहीं करते, परंतु उन्होंने किया है, वो बहुत सेल्फलेस आदमी है। तो एल्ट्रुइस्ट आप रतन जी के फोटो से याद रखिएगा। 29th एम्बिगुअस। एम्बी, अब ये एम्बी करके वर्ड्स आएंगे, तो एम्बी का पहले मतलब आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि एम्बी जो टर्म यूज आता है वो आता है कि जब कोई सिचुएशन एक से ज्यादा बार कुछ एग्जिस्ट कर रही हो, एक से कुछ ज्यादा का मतलब होता है, एम्बी का मतलब होता है एक से ज्यादा। अब एम्बिगुअस वर्ड पे आते हैं, तो एम्बिगुअस में है डेफिनेशन हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, यानी कि इसका किसी स्टेटमेंट जिसका मतलब एक से ज्यादा निकल सकते हो। कुछ डबल मीनिंग की बात नहीं है यहाँ पे, एम्बिगुअस यानी कि एक से ज्यादा मतलब निकल सकते हो। जैसे ही गेव मी एन एम्बिगुअस आंसर, उसने मुझे एक एम्बिगुअस आंसर दिया। किसने? इस लड़की ने इस लड़के को एक एम्बिगुअस, इसमें इस ये इमेज इससे रिलेटेड नहीं है, पर इससे आप समझ सकते हैं कि एम्बिगुअस क्या है। ये लड़का कह रहा है कि कॉल मी अ कैब। अब इसके दो मतलब हो सकते हैं। नॉर्मली तो इसका मतलब यही होगा कि मुझे एक गाड़ी बुला के दो, कॉल मी अ कैब तब कहते हैं जब आपको कोई कैब चाहिए जाने के लिए। पर ये लड़की इसका गलत मतलब समझ रही है, और वो उसे बोल रही है कि ओके यू आर अ कैब, वो उससे कैब बुला रही है। तो आप समझ पा रहे हो आई होप कि एम्बिगुअस का मतलब होता है कि कोई एक ऐसा स्टेटमेंट या कोई एक ऐसा आंसर जिसके एक से ज्यादा मतलब निकलते हो। जैसे कि ओ कॉल मी ए कैब है, तो इस इमेज को आप रिवाइज करते टाइम आपको क्लिक कर जाएगा कि ओ एम्बिगुअस मतलब एक से ज्यादा मतलब निकलते हैं, जैसे वो टैक्सी वाला एग्जांपल था। 30th वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। 30th वर्ड फिर एम्बी से स्टार्ट हो रहा है, अब की बार है एम्बीवेलेंट। एम्बीवेलेंट की डेफिनेशन होती है हैविंग मिक्स्ड फीलिंग्स अबाउट समथिंग, यानी कि किसी चीज के बारे में आपकी मिक्स्ड फीलिंग्स हो, एक कोई एक्सट्रीम फीलिंग नहीं हो, मिक्स्ड फीलिंग हो कि आप ऐसा भी फील कर रहे हैं और उसका ओपोजिट भी फील कर रहे हैं, तो वो एम्बीवेलेंट होता है। एग्जाम्पल है सिंस द एम्प्लॉइज वैल्यू देयर पे चेक्स दे आर एम्बीवेलेंट ऑन द आइडिया ऑफ स्ट्राइक। क्योंकि जो एम्प्लॉइज है, एम्प्लॉइज आप समझते हो जो कंपनी के लिए काम करते हैं, वो पे चेक को वैल्यू करते हैं, यानी उनकी जो मंथली सैलरी आती है वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वो
स्ट्राइक पे जाने के आइडिया के बारे में एम्बिवेलेंट है। तो मान लीजिए कि उनको स्ट्राइक पे जाना है, उनको कोई चीज पसंद नहीं आई और उन्हें स्ट्राइक पे जाना है, और पहला उनका आइडिया है कि उन्हें स्ट्राइक पे जाना है, लेकिन उसके अलावा उनको दो एक और फीलिंग आ रही है कि यार स्ट्राइक पे ना नहीं भी जाए, क्योंकि फिर सैलरी नहीं आएगी और सैलरी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो उनको दोनों फीलिंग आ रही है कि स्ट्राइक पे जाना भी है क्योंकि ये काम गलत हो रहा है, जो भी कुछ गलत हो रहा है जिसके लिए वो स्ट्राइक पे जाएंगे, और स्ट्राइक पे नहीं भी जाना है क्योंकि फिर सैलरी नहीं आएगी। तो इसके बारे में उन्हें मिक्स फीलिंग है कि क्या करें, दोनों ही दोनों ही फीलिंग्स आ रही है। तो ऐसे एक से ज्यादा फीलिंग आती है तो उसे एम्बिवेलेंट यूज होता है। एम्बी जैसे पिछले वर्ड में था एम्बिगुअस में, वैसे ही इसमें भी एम्बी का एक से ज्यादा यूजुअली जब हो तो वो एम्बी वर्ड यूज होता है, और यह है एम्बिवेलेंट। 31st वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। फिर आ गया एम्बी। एम्बी वर्ड्स की डेफिनेशन होती है बोथ एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट, यानी कि बोथ जो एक्सट्रोवर्ट भी हो और इंट्रोवर्ट भी हो। और एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है? इंट्रोवर्ट वो होते हैं जो थोड़े शाय लोग होते हैं, जो थोड़े खुद में ही रहते हैं और ज़्यादा मिलना जुलना उनको लोगों से पसंद नहीं है, वो अकेला रहना पसंद करते हैं। पार्टीज में भी जो अकेले बैठे रहते हैं वो इंट्रोवर्ट्स होते हैं। और उनके ठीक विपरीत होते हैं एक्सट्रोवर्ट। कई लोग आपने देखा होगा वो एकदम खुल के किसी से भी कभी भी एकदम बेझिझक बात कर सकते हैं और पार्टीज वार्टीज करना पसंद है, उन्हें बाहर घूमना पसंद है, सब लोगों से मिलना जुलना पसंद है, वो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं। तो ऐसे लोग जो कि इंट्रोवर्ट भी होते हैं और एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं उन्हें एम्बीवर्ट्स कहते हैं। एम्बीवर्ट्स आपको देखते ही क्लिक कर जाएगा, क्योंकि एम्बी का मतलब अब आप अब तक तो समझ चुके होंगे कि जिसका मतलब एक से ज्यादा होता हो, और वर्ड से आपको याद आएगा कि ये एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट की बात कर रहा हो। और एम्बीवर्ट यानी एक से ज्यादा वर्ड हो, तो यानी वो एक्सट्रोवर्ट भी हो और इंट्रोवर्ट भी हो। एग्जाम्पल में आप एक लड़की को देख सकते हैं जो कि एम्बीवर्ट है। जिल इज एन एम्बीवर्ट दैट लाइक्स टू गो टू पार्टीज बट ऑल्सो एंजॉयज हैविंग हर ओन अलोन टाइम। जिल एक तरह की एम्बिवर्ट है, यानी वो एक्सट्रोवर्ट भी है और इंट्रोवर्ट भी है। एक्सट्रोवर्ट वो ऐसे है कि उसे पार्टीज में जाना पसंद है, और इंट्रोवर्ट वो ऐसे है कि उसे घर पे अकेले खुद का टाइम अकेले टाइम स्पेंड करना भी पसंद है। तो उसे दोनों ही चीजें पसंद है, इसलिए वो एम्बिवर्ट है। तो आई होप एम्बिवर्ट क्लियर हुआ। 32nd वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अमीलियोरेट डेफिनेशन है टू मेक समथिंग बेटर, यानी कि किसी चीज को सुधारना और बेहतर करना। उसे कोई भी चीज हो उसे बेहतर करने का जो एक सिंगल वर्ड यूज में आता है उससे एमिलियोरेट कहते हैं। एग्जाम्पल है एमिलियोरेट योर सिंगिंग बाय टेकिंग अ फ्यू वोकल लेसन, यानी अपनी सिंगिंग आप अपना गाना आप गायकी आप सुधार सकते हैं कुछ वोकल लेसन्स लेके, कुछ सिंगिंग के लेसन्स लेके आप अपनी गायकी में सुधार कर सकते हैं। और ये सुधार करने के लिए जो टर्म यूज में आता है इसे एमिलियोरेट कहते हैं। इस एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हैं कि ये लड़का वोकल लेसन्स ले रहा होगा और इससे अपनी सिंगिंग में सुधार कर रहा होगा। तो एमिलियोरेट आप इस इमेज से याद रख सकते हैं कि कुछ एक तरह से आप ये भी देख सकते हैं कि एमिलियोरेट में रेट हो रहा है, जो लास्ट में 4 लेटर है वो रेट बना रहे हैं। और रेट यानी कि किसी चीज की क्वालिटी होती है और वो बढ़ा रहे हैं, हम वही तो कर रहे हैं, रेट बढ़ा रहे हैं, क्वालिटी बढ़ा रहे हैं किसी चीज की। तो एमिलियोरेट अगर आपके कभी बिना कॉन्टेक्स्ट के आए तो आप समझ जाइएगा कि इसमें रेट बढ़ाना यानी क्वालिटी इंक्रीज करना, यानी कुछ बेहतर करना कोई चीज। तो एमिलियोरेट का मतलब इससे आपको समझ आ गया होगा कि कोई भी चीज और बेहतर करना, उसे एमिलियोरेट कहते हैं। 33rd वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, सॉरी। एमनेस्टी। एमनेस्टी का मतलब होता है वारंट ग्रांटिंग रिलीज फ्रॉम एन पनिशमेंट ऑफ फॉर एन ऑफेंस, यानी कि एक ऐसा वारंट मिलना जिससे कि आपको किसी गलती की सजा से माफी मिल जाए। मान लीजिए कि आपने कुछ क्राइम किया है और उसकी आपको सजा मिलेगी, लेकिन उस सजा से आपको फिर माफी मिल जाए, तो उसे एमनेस्टी कहते हैं। जैसे इंडिया में एमनेस्टी कैसे होती है कि अगर कोई किसी को फांसी की सजा मिल गई, किसी ने कुछ मर्डर किया मान लो, उसे फांसी की सजा मिल गई, तो वो प्रेसिडेंट को एक एमनेस्टी की चिट्ठी लिखता है, एक माफीनामा लिखता है। तो अगर प्रेसिडेंट उसकी चिट्ठी एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसको फिर वो फांसी नहीं मिलती और उसको रिलीज कर दिया जाता है कि फांसी नहीं, अब से उम्र कह दिया, उसकी सजा कम कर दी जाती है अगर प्रेसिडेंट एमनेस्टी एक्सेप्ट कर लेते हैं उसकी। तो एमनेस्टी से आप ऐसे याद रखेंगे कि किसी को कोई बड़ी सजा मिलने वाली हो और उसे फिर अगर मुक्त कर दिया जाए उस सजा से। एग्जाम्पल, द किंग ग्रांटेड एमनेस्टी टू द प्रिजनर्स, यानी राजा ने जो कैदी थे उन्हें एमनेस्टी ग्रांट कर दी, यानी उनकी सजा कम कर दी या उन्हें मुक्त कर दिया सजा से। ये इमेज एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की है, जिसमें बता रखा है कि कितनी फांसियां लगती है पर डे इन कंट्रीज में। और ये ऑर्गेनाइजेशन
सॉरी, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये ह्यूमन स्लॉटर के खिलाफ है, यानी इनके हिसाब से किसी को भी मौत की सजा नहीं देनी चाहिए किसी भी अपराध पे। तो इन्होंने ये गिनती की है कि चाइना में डेली 1000 से ज्यादा लोगों को फांसी चढ़ाई जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, सजा मतलब फांसी की सजा दी जाती है। ईरान में 253 के आसपास डेली, सऊदी अरेबिया में 149, वियतनाम में 85 और इराक में 52 लोगों को फांसी दी जाती है डेली। टॉप 5 एग्जीक्यूशनर 2018 की है। तो एमनेस्टी, इनकी माफी मिलना, इसकी सजा ना मिलना, प्रेसिडेंट से या राजा से आपको माफी मिलती है जो, उसे एमनेस्टी कहते हैं। आई होप क्लियर हो गया हो। 34th वर्ड, एनाक्रोनिज्म। एनाक्रोनिज्म को अगर आप डिवाइड करेंगे दो वर्ड्स में तो वो हो जाएगा एना और क्रॉनिज्म। एना का यहाँ पे मतलब है अगेंस्ट, यानी विपरीत, और क्रॉन क्रोनोलॉजी से संबंधित है। क्रोनोलॉजी अगर आपको पता हो तो क्रोनोलॉजी कुछ इवेंट्स की होती है, कुछ घटनाओं की जो एक के बाद एक के बाद एक होती है कुछ ऑर्डर में। जैसे पहले बाबर आया, राजा बना, फिर उसका बेटा बना, फिर अकबर बना, फिर उसका बेटा बना, ऐसे ये क्रोनोलॉजी में हुआ। अगर उसके कुछ विपरीत, यानी उसके कुछ विपरीत हो रहा हो तो वो एनाक्रोनिज्म में आता है। एग्जैक्ट डेफिनेशन इसकी है, समथिंग दैट डज नॉट बिलोंग इन द पीरियड ऑफ हिस्ट्री इन विच इट अपीयर्स। यानी कि कोई चीज जो कि उस हिस्ट्री जिसमें वो हुई थी वहां पे बिलोंग नहीं करती हो, उस टाइमलाइन में बिलोंग नहीं करती हो, और किसी टाइमलाइन में बिलोंग करती हो। जैसे कि इस इमेज में मोनालिसा ने एक आईफोन पकड़ रखा है। अब आपको पता है कि मोनालिसा 17th सेंचुरी में बिलोंग करती थी, जो पोर्ट्रेट थी मोनालिसा की वो 17th सेंचुरी में बनी थी, और आईफोन 21st सेंचुरी में आने लगे। तो ये अपने अपने टाइम पीरियड के अगेंस्ट है। इनका टाइम पीरियड 17th सेंचुरी मोनालिसा का, और आईफोन का 21st सेंचुरी है। तो ये अपने अपने टाइम पीरियड्स के अगेंस्ट है, इसलिए ये एनाक्रोनिज्म है। ये एनाक्रोनिज्म का एक एग्जांपल है यहाँ पे। तो इस इमेज को देखते ही आपको अब क्लिक कर जाना चाहिए कि एनाक्रोनिज्म, ओ हाँ, कि जो अपने अपने टाइम पीरियड से के अगेंस्ट चल रहा हो, या और किसी टाइम पीरियड में हो जिसमें वो एक्चुअल होना चाहिए उसमें ना हो। 35th वर्ड पढ़ेंगे। 35th वर्ड होता है एनल्जीसिया। एनल्जीसिया की डेफिनेशन है द लॉस ऑफ द एबिलिटी टू फील पेन व्हाइल स्टिल कॉन्शियस। मतलब होश में होने के बावजूद अगर दर्द आपको महसूस ना हो तो उसे एनल्जीसिया कहते हैं। मैं रिपीट करता हूँ, अगर होश में रहने के बावजूद आपको कोई दर्द महसूस ना हो, फिजिकल पेन की बात हो रही है, दर्द महसूस ना हो, तो उससे एनल्जीसिया कहते हैं उस सिचुएशन, उस स्टेट को। जैसे अगर आपने ये पिक्चर देखी हो, मर्द को दर्द नहीं होता, तो इसके अंदर इस लड़के को किसी भी चीज का दर्द नहीं होता, कुछ भी हो जाए ये एकदम इसको दर्द नहीं होता। और आप इमेज में भी देख सकते हैं कि इसको एक क्रैब उंगली पे काट रहा है, लेकिन ये स्माइल कर रहा है क्योंकि इसको दर्द नहीं हो रहा, वरना क्रैब पे काटने में बहुत तेज दर्द होता है। तो एग्जाम्पल है मर्द को दर्द नहीं होता इज अ मूवी अबाउट अ मैन विद एनल्जीसिया। यानी कि मर्द को दर्द नहीं होता एक मूवी है ऐसे आदमी के बारे में जिसे एनल्जीसिया होता है, जिसे दर्द नहीं होता कुछ भी फिजिकल इंजरी पे। और ये नाम में भी क्लियर हो रहा है इस मूवी के कि इसमें इसको दर्द नहीं होता होगा। तो चलिए इसके साथ आज यहीं खत्म करते हैं, और जो बाकी के लेटर ए के वर्ड्स है वो हम अगली वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे 36 वर्ड से। और प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको पसंद आया हो तो और भी दोस्तों को शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और भी इस ए एन तक के जो वर्ड्स अगर आपको डाउट आ रहे हैं, और भी आप क्या चाहते हैं चैनल से, कुछ उम्मीदें हैं तो वो भी बताइएगा। धन्यवाद।